बाजी को जिताना जिसे आता है उसका नाम है शरद पवार। बढ़ती उम्र के साथ भी जिनकी राजनीति अहमियत कम नहीं हुई उसका नाम है शरद पवार। सियासी पिच पर अपनी बाउंस से क्लीन बोल्ड करना अगर किसी राजनेता को सबसे बेहतर ढंग से आता है उनका नाम है शरद पवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप सभी को तो मालूम है कि आज चारों तरफ शरद पवार की ही बात हो रही है। वजह है एनसीपी के अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा देने का ऐलान। शरद पवार ने आज जैसे ही अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया वैसे ही कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। कई कार्यकर्ता तो यह खबर सुनकर रोने लगे, उनसे वापसी करने की मांग की। साल 1999 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी एनसीपी लाने वाले शरद पवार ने आज अध्यक्ष पद त्याग दिया। देश की सियासत में उन्हें सबसे बड़ा खिलाड़ी क्यों कहा जाता है, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में अंत तक मिल ही जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। शरद पवार की सियासी पारी की शुरुआत होती है 1960 के दशक में। कांग्रेसी दिग्गज यशवंतराव चौहान के संरक्षण में शरद पवार ने सियासत में कदम रख दिया था। चौहान के आशीर्वाद से 1967 में शरद पवार बारामती विधानसभा से कांग्रेस की टिकट भी पा गए और महज 27 साल की उम्र में विधायक बनने में कामयाब रहे। शरद पवार पर समाजवाद की सनक तो पहले से ही थी, इसलिए जब वे विधायक बने तब जल्द ही कांग्रेस के सोशलिस्ट ब्लॉक नेता और युवा तुर्क चंद्रशेखर के संपर्क में आ गए। यहाँ से उनकी सियासी गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी। 70 के दशक में लाल बत्ती भी मिलने लगी जब उन्हें महाराष्ट्र जैसे संवेदनशील राज्य में गृह राज्य मंत्री बनने का मौका मिला। इसी दौरान 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई। चंद्रशेखर, मोहन धराई, कृष्णकांत समेत तमाम कांग्रेसी सोशलिस्टों ने कांग्रेस छोड़ दी और जेल चले गए। लेकिन इस मौके पर शरद पवार ने अपने पुराने गुरु यशवंतराव चौहान के साथ कांग्रेस में ही रहना उचित समझा। खैर, साल आता है 1978 की। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ और उस वक्त तक केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। इस जनता पार्टी की कमान शरद पवार के दोस्त चंद्रशेखर के हाथ में थी। महाराष्ट्र के इस चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत यानी 145 का आंकड़ा हासिल नहीं हुआ। जनता पार्टी के 99, कांग्रेस के 59 और इंका के 62 सीटें मिली। बाकी सीटें अन्य छोटे दल और निर्दलीयों के खाते में गई। ऐसे हालात में जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना को निरस्त करने के लिए कांग्रेस और इंका ने हाथ मिला लिया और सरकार बनाई। इस समझौते के तहत कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने जबकि इंका के शिवराज पाटिल विधानसभा अध्यक्ष बने। वसंत दादा की सरकार में शरद पवार की उद्योग मंत्री बनाया गया। लेकिन जनता पार्टी कहां मानने वाली थी। जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर और जनता विधायक दल के नेता उत्तम राव पाटिल वसंत दादा की सरकार को अस्थिर करने के लिए मौका तलाशने लगे। जल्दी उन्हें ये मौका हाथ लग भी गया। जुलाई 1978 में चंद्रशेखर के करीबी और वसंत दादा की कैबिनेट के सदस्य शरद पवार ने कांग्रेस के 59 में से 40 विधायकों को तोड़ लिया। तब इस टूटे गुट को जनता पार्टी, पीजेंट वर्कर्स पार्टी, सीपीएम, रिपब्लिक पार्टी जैसे दलों का समर्थन मिल गया और 4 महीने पुराने वसंत दादा पाटिल सरकार धराशायी हो गई। बहरहाल अब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीडीएफ के नाम से नया गठबंधन बना और 38 साल के शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। नई सरकार ने आते ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और इंका नेता शिवराज पाटिल को भी पद से हटाया और उनकी जगह जनता पार्टी के प्राणलाल वोरा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। पवार के मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव की सियासत और शुगर पॉलिटिक्स खूब
परवान चढ़ी। लेकिन साथ ही ग्रामीण महाराष्ट्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम हुए। इन्हीं कामों के शरद पवार को ग्रामीण महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रियता मिली और वो लोकप्रिय हो गए। लेकिन 1980 के मध्यावधि चुनाव में केंद्र में इनका को भारी बहुमत मिला और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा ने सत्ता में आते ही 9 गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इन बर्खास्त होने वाले राज्य सरकारों में शरद पवार की सरकार भी शामिल थी। इसके बाद नए विधानसभा चुनाव हुए और इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। दरअसल उस दौर में शरद पवार के दोस्त और शिवसेना बाल ठाकरे, इनका नेता अब्दुल रहमान अतुले की भी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन इस चुनाव में बाल ठाकरे ने अतुले से अपनी दोस्ती को ज़्यादा तरजीह दी और शिवसेना को विधानसभा चुनाव से अलग कर लिया। शिवसेना के चुनाव नहीं लड़ने का इनका को फायदा भी मिला और उसे 2/3 बहुमत मिल गई। ठाकरे के दोस्त अब्दुल रहमान अतुले मुख्यमंत्री बन गए। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का पीडीएफ इस चुनाव में बुरी तरह पिट गया। हालांकि फिर से शरद पवार अपनी बारामती विधानसभा सीट बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद 1983 में वो समाजवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और इसी पार्टी से 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव बारामती से जीता। लेकिन दिल्ली में उनका मन नहीं रमा और 1985 के विधानसभा चुनाव में वापस राज्य की राजनीति में लौट आए। 1985 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी कांग्रेस को 54 सीटें मिली और शरद पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। लेकिन इस बीच राज्य में शिवसेना का प्रभाव बढ़ने लगा, साथ ही इनका भी कमजोर पड़ने लगी। इंदिरा गांधी का दौर बीत चुका था और अब इनका की कमान राजीव गांधी के हाथ में थी। महाराष्ट्र इनका के तमाम प्रभावशाली नेता जैसे शंकर राव चौहान, शिवराज पाटिल, एनकेपी साल्वे सबके सब दिल्ली की सियासत में या तो व्यस्त थे या राजीव उन्हें दिल्ली में ही रखना चाहते थे। लेकिन इसके लिए राजीव को बम्बई में एक मजबूत सूबेदार की ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत को देखते हुए राजीव ने शरद पवार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शरद पवार को भी ये सियासी सौदेबाजी फायदेमंद की लगी और 1987 में वो इनका में शामिल हो गए। कुछ महीनों बाद 1988 में मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान को वित्त मंत्री बनाकर राजीव दिल्ली लेकर आए और शरद पवार के लिए महाराष्ट्र में स्पेस बनाया। इनका के लचर हो रहे संगठन, अंदरूनी गुटबाजी और शिवसेना के बढ़ते प्रभाव रोकने के इरादे से राजीव गांधी ने शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया। पवार कामयाब भी रहे और मार्च 1990 के विधानसभा चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के बहुमत के लगभग करीब यानी 141 सीटें तक पहुंचा दिया। पवार तीसरी दफा मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। उधर 1990 के अंत में राजीव की मदद से पवार के दोस्त चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन चुके थे। चंद्रशेखर के दौर में शरद पवार का एक पैर दिल्ली में रहता था। लगभग हर मामलों में वे चंद्रशेखर के आघोषित सलाहकार की तरह नजर आने लगे, चाहे आर्थिक हालात हो या अयोध्या मामला या फिर अमेरिकी फाइटर विमान को इराक पर हमले के लिए बंबई से तेल भरने की इजाज़त देने का मामला। सब में शरद पवार चंद्रशेखर की बगलगिरी नज़र आने लगे और यह बात राजीव गांधी को खटकने लगी। राजीव गांधी ने पवार की महत्वाकांक्षी को भांपते हुए उनका पर कतरने की कोशिश प्रारंभ की और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहा। लेकिन कांग्रेस में अपनी जड़ें जमा चुके शरद पवार को वो हटा नहीं पाए। उस दौर की सियासत के कई प्रसंगों को शरद पवार ने अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में विस्तार से जगह दी है। एक जगह शरद पवार ये भी लिखते हैं कि चंद्रशेखर सरकार के दौर में अयोध्या का मामला सुलझने के करीब पहुंच गया था, लेकिन तभी एक अत्यंत छोटे विवाद पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। खैर, मौजूदा सियासी दौर में उनकी तुलना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की जाती है। हालांकि शरद पवार और अमित शाह की तुलना पर कई राजनीतिक टिप्पणीकार यह कहते हैं कि सत्ता के दम पर तो कोई भी चाणक्य हो सकता है, लेकिन रसूख की असली परीक्षा तो
तब होती है जब कोई बिना सत्ता के अपनी धमक बरकरार रख सके। हमें यकीन है कि अब आप शरद पवार की सियासी दबदबा बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। बहरहाल शरद पवार की एक ही हसरत थी और वो थी प्रधानमंत्री बनने का, जो ना पूरा हो पाई और ना आगे कभी हो पाएगी। मसला राजनीतिक रसूख का नहीं बल्कि उम्र का है, क्योंकि उम्र के वो जिस पड़ाव पर है वहाँ पर प्रधानमंत्री का सपना देखना जरा सा नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, वो यह है कि सियासी बिसात पर हारी बाजी को जीतने वाले के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।